एक बार शाम के समय मैं अपने घर में बैठकर अपने कुछ कागजात देख रहा था कि तभी मेरे पुराने परिचित मिस्टर शर्मा आए। शर्मा जी को देखकर मेरा चेहरा खिल उठा। वह मेरे बहुत पुराने क्लाइंट और शहर के जाने माने रईस थे। मुझ जैसे बेईमान लोगों के दम पर अपने अनेक गोरखधंधे बड़े ही आराम से चला रहे थे। लाखों का लेन देन तो उनके हाथों से रोजाना ही होता था। कई झूठे गवाह पेश करके ना जाने कितने मुकदमे मैं उन्हें जिताकर उनकी आँख का तारा बन चुका था। शर्मा जी गुदगुदे सोफे में दसते हुए बोले, एक केस है पर थोड़ा टेढ़ा है। कितना? मैंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। शर्मा जी मेरी फितरत अच्छी तरह जानते थे, इसलिए बोले, 2 लाख रुपए दूंगा, एक मकान खाली करवाना है। मैं गाड़ी की तरफ देखकर कुछ सोचने लगा। शर्मा जी इस खेल के पुराने खिलाड़ी थे। वे मेरे मनोभाव ताड़ गए और कुछ ठहर कर बोले, 15 लाख। मैंने पूछा, किसका मकान? शर्मा जी बोले, मेरा ही मकान है। मेरा एक खास मित्र उस मकान को खरीद कर उसकी जगह एक आलीशान होटल बनाना चाहता है। चौराहे में जगह होने के कारण वहाँ रात दिन ग्राहकों का मेला लगा रहेगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, इसमें दिक्कत क्या है? शर्मा जी ठंडी आ बरते हुए बोले, अरे दिक्कत तो है ही। मेरे परदादा ने एक ब्राह्मण परिवार को वह मकान किराए पर दिया था। बस तभी से उसकी 3 पीढ़ियां इस मकान में रह रही हैं। मैं जो कि वकील हूँ। मैंने कहा, तब तो खाली कराना लगभग नामुमकिन है। शर्मा जी थोड़े और आगे की तरफ झुकते हुए बोले, 25 लाख। मैंने कहा, केस में थोड़ा वक्त लग सकता है। शर्मा जी ने कहा, 50 लाख। मकान मुझे तुरंत खाली चाहिए और अब मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। मैंने कहा, 50 लाख, मैं तैयार हूँ। सिर्फ 1 महीने का वक्त दीजिए मुझे और साथ में उस घर का पता भी। शर्मा जी एक कागज़ पर पता लिखकर मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए और बोले, कल सारा पैसा एडवांस में तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। अगले दिन जब मैं उस मकान में पहुँचा तो वहाँ की दुर्दशा देखकर मैं दंग रह गया। सफ़ेद मकान पर जैसे किसी ने कालिक पोत रखी थी। दीवारों का जहाँ तहाँ से उखड़ा हुआ प्लास्टर देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ कई सालों से पुताई नहीं हुई है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो गंदा दालान देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ जानवर बसते हों। लोहे का दरवाज़ा बुरी तरह जंग खाकर अपने गिरने का इंतजार कर रहा था। मेरा मन करा कि इतनी जोर से लात मारूं कि गेट बरबराकर गिर जाए। मैं जल्लाते हुए बुदबुदाया, चोर कहीं के दूसरे के मकान को कब्जा कर बैठे हैं और मकान को तो पूरी तरह से छिछलेदार कर दिया है। इधर उधर देखा तो कहीं घंटी नहीं थी। मुझे अपनी ही सोच पर हंसी आई कि इस सड़े मकान में कौन घंटी लगवाएगा। मैंने लोहे के दरवाजे को ही संभालते हुए धीरे से ठोका कि कहीं एक धक्के से नीचे न गिर जाए। अंदर से किसी बुजुर्ग की आवाज़ आई, कौन है? मन तो हुआ कि कहूँ, तुम्हें धक्के मार कर निकालने के लिए आया हूँ, पर प्रत्यक्ष में सिर्फ इतना ही कह पाया, जी मेरा नाम रोहन है, आपसे मिलना है। अभी आया, कहते हुए वह बुजुर्ग बाहर चले आए। चौड़ा सा माथा, बड़ी बड़ी आँखें, आगे से थोड़े गंजे और थोड़े बहुत कनपटी पर बाल थे। वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने थे जो कि सिर्फ कहने को सफ़ेद था। साबुन और पानी से शायद हजारों बार घिसता हुआ अब हल्का पीला हो चुका था, पर उनके चेहरे का बच्चों सा बोलापन और मुस्कुराहट देखते ही बनती थी। मुझे देखते ही इतना खुश हो गई जैसे कि मैं उनका सालों पुराना परिचित हूँ। पर शर्मा जी ने मुझे पहले ही किराएदारों के बोले चेहरे और चिकनी चुपड़ी बातों से आगाह करने के लिए कह दिया था। इसलिए मैंने अपने विचारों को झटकते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा, अंदर तो आओ, बाहर कितनी तेज धूप है। अब जाकर मेरा ध्यान चिलचिलाती हुई तेज धूप और अपने माथे से बहते हुए पसीने की ओर गया। गेट खोलकर जैसे ही मैंने अंदर कदम बढ़ाया तो 2 मोटी नेवले मेरे पैर के ऊपर से निकल गई। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। वह बुजुर्ग हंसते हुए बोले, अरे बेटा, कोई बात नहीं, मकान बहुत पुराना है ना, इसलिए यहाँ नेवले भी रहने लगे हैं। अच्छा ही है हमारे लिए तो। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी के साथ कोई रहता भी नहीं और न ही कभी कोई मिलने के लिए आता है। कम से कम चूहे, छछूंदर और नेवले ही हमारा मन बहलाते रहते हैं।
मैंने मन में सोचा, तो तुम भी क्यों नहीं निकल जाते हो यहाँ से। वैसे अच्छा ही हुआ जो नहीं निकले, वरना मुझे 50 लाख रुपये कैसे मिलते। घर के अंदर गया तो दिमाग और खराब हो गया। आधी फटी चादर लकड़ी के पलंग पर बिछी हुई थी। गर्मी के मारे मेरा हाल बेहाल हुआ जा रहा था। मैंने छत की ओर ताकते हुए पंखे की ओर देखा। वो इतना पुराना था मानो बाबा आदम के ज़माने का वही टंगा हो। मैंने जैसे ही जेब से पसीना पोंछने के लिए रुमाल निकाला, अंकल पंखे का स्विच ऑन करते हुए बोले, अरे बेटा, यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, मैं तुम्हें हाथ से पंखा कर देता हूँ। और यह कहते हुए वह हाथ वाला पंखा लेकर मेरे पास बैठ गई। जबकि मैंने कोने में छोटा सा बल्ब जलता देखकर समझ लिया कि लाइट आ रही है। शायद इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला। तभी वह बोले, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसलिए तुम मुझे अंकल बोल सकते हो। वैसे तुम हो कौन? मैंने तुरंत मुस्कुराते हुए झूठ बोला, बचपन में हम इसी मोहल्ले में रहते थे। अब तो घर याद नहीं आ रहा है, पर आज सुबह अचानक मन हुआ कि मोहल्ले में जाकर किसी से मिल लिया जाए। अरे वाह, कहते हुए अंकल मेरे गले लग गए और चिल्लाते हुए बोले, रमा देखो तो हमारे पुराने मेहमान आए हैं। कुछ देर बाद अंदर से एक दानी रंग की सूती साड़ी पहने हुए एक अधेड़ उम्र की महिला आई। ना जाने उनके चेहरे पर ऐसा कौन सा अनोखा तेज था कि मैं तुरंत आदर सहित खड़ा हो गया। सिर पर पल्लू लिए वह मुस्कुराती हुई बोली, बेटा पानी पी लो। सिर्फ पानी क्या होता है, वह खाना खाकर जाएगा। बेटा ये तुम्हारी आंटी है, अंकल तुरंत बोले। यह सुनकर आंटी ने अंकल की तरफ गौर से देखा, परंतु अंकल ने हंसते हुए उनसे कहा, जो भी बना है ले आओ। अब पहले से थोड़ी ही ना पता था कि मेहमान आ रहे हैं, वरना और बढ़िया पकवान बनाकर रखते। मैं मना करने ही वाला था, पर उससे पहले ही मेरे सिर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। मुझे याद आया कि 50 लाख के लालच के चक्कर में मैंने सुबह से चाय तक नहीं पी थी। तभी आंटी बोली, बेटा अपने जूते उतार दो और अंदर चलकर मुंह हाथ धो लो। मैंने एक कोने में जैसे ही जूते उतारे, अंकल ने तुरंत मुझे अपने पैरों में पहनी हुई चप्पल उतार कर दे दी। उनकी सादगी और निश्चलता देखकर मेरा मन भर आया। खाने में सिर्फ उबली हुई सादी खिचड़ी थी, पर भूख के मारे मैंने उसे फटाफट खा लिया। आंटी हम दोनों से बातें कर रही थी। मैंने आंटी से कहा, आप भी खा लेती हमारे साथ, पर आंटी कुछ नहीं बोली और सिर्फ मुस्कुरा दी। जब मैं हाथ धोने के लिए अंदर आंगन में गया तो मैंने उन दोनों की नज़रें बचाकर तुरंत ढके हुए बर्तनों की प्लेट हटाकर देखा कि कहीं ये दोनों मुझे खिचड़ी खिलाकर अपने लिए कुछ बढ़िया खाना बनाकर तो नहीं रखे हैं। पर सिर्फ बर्तन मुझे चिढ़ा रहे थे। मतलब आंटी मेरे कारण भूखी रह गई। माँ के मरने के बाद पहली बार किसी ने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया था। मुझे बहुत ज़ोरों से रोना आ रहा था और साथ ही माँ की याद भी आ रही थी। अचानक ही मेरा सिर दर्द बहुत तेज हो गया और अंकल को आवाज़ लगाने से पहले ही मैं वहाँ गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मेरे बगल में गले में आला डाले हुए डॉक्टर अंकल और आंटी बैठे हुए थे। आंटी मेरे पैरों के तलवों पर कुछ मल रही थी और अंकल हाथ वाला पंखा घुमा रहे थे। मुझे आँख खोलते देख डॉक्टर बोला, तेज धूप के कारण इनको लू लग गई है, इसी वजह से तेज बुखार के साथ ये बेहोश हो गए थे। फिर मेरी ओर देखते हुए कहने लगे, बरखुरदार जवानी के जोश में खाली पेट तेज धूप में घूमना अक्लमंदी नहीं है। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। आंटी जिस तरह हैरान परेशान होकर पैरों पर प्याज का रस मल रही थी, मुझे मेरी माँ एक बार फिर याद आ गई। अंकल मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, ये दवाई खाकर आराम करो, अब इस बड़ी दोपहरी में तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम शाम को ही जाना। उनकी प्यार भरी डांट सुनकर मेरी आंखों के कोरों से आंसू बह निकले और मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने आंटी के हाथों से दवाई ली और अचानक ही मेरी नज़रें उनके पैरों पे पड़ी। पैरों में एक भी बिछिया नहीं थी। मैंने तुरंत पूछा, आंटी आपकी बिछिया कहाँ हैं? आंटी सकपका गई और अंकल की तरफ देखने लगी। अंकल हंसते हुए बोले,
इसने उतार कर रख दी। सालों से वकालत के पेशे में रहते हुए झूठ और सच मैं अच्छी तरह से पहचानता था। मैंने थूक निगलते हुए पूछा, डॉक्टर की फीस और दवा? आंटी ये सुनते ही सिर नीचे कर लिया और अंकल चुपचाप पंखा झेलने लगे। मैं खुद को रोक नहीं सका और अंकल के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। अंकल की आंखों से भी आंसू बह आए। आंटी बरबराए गले से बोली, जब से तुमको देखा है ऐसा लग रहा है मेरा मनु ही लौट आया। मैंने पूछा, कौन मनु? आंटी बोली, हमारा इकलौता बेटा था, कई साल पहले हमसे रूठकर भगवान के पास चला गया। उन दोनों के उदास चेहरे और पनियाल आंखें देखने के बाद मैं आगे कुछ नहीं पूछ सका। आंटी ने पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ऊपर छत पर पतंग उड़ा रहा था, बस दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए उसका पैर फिसला और अंदर आंगन में ही आकर सिर के बल गिरा। कुछ नहीं बोल पाया, एक शब्द भी नहीं, बस मुझे और इनको देखते हुए वह। और इसके आगे आंटी हिलक हिलक कर रोने लगी और अंदर चली गई। अंकल अपना चश्मा उतार कर कुर्ते की आस्तीन से अपनी आंखें मसल रहे थे। अंकल बोले, अब उसकी यादों के सहारे ही हम दोनों जिंदा हैं। इस कमरे से उस कमरे तक जाकर बैठते हैं और कुछ देर रोकर अपना मन हल्का कर लेते हैं, पर पता नहीं यहाँ से भी मकान मालिक कब निकाल दे। मैंने तुरंत पूछा, क्यों? क्या उनको किराया नहीं मिलता? तुमसे क्या छिपाना बेटा? अंकल लाल आंखों को रगड़ते हुए बोले, शर्मा जी हमारे मकान मालिक हैं। हमसे बोले, अगर इस मकान में रहना है तो हमें दुगनी कीमत देकर इसे खरीदना होगा। हम अपने मनु की यादों से दूर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमने मजबूरीवश उनकी बात मान ली। तेरी आंटी के सारे जेवर, उसकी माँ और सास के भी सारे गहने और मेरा सारा पीएफ निकाल कर हमने उसे पैसे दे दिए। पर बेटा, उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की। हमसे बात करते हुए रजिस्ट्री के कागजात अपने साथ ले गए और हमें भिखारी बनाकर छोड़ दिया। उनकी आवाज़ के दर्द ने मुझे जैसे सुन कर दिया। मैं जैसे आसमान से गिरा। मैंने गुस्से में उनसे कहा, तो आपने कोई अच्छा वकील क्यों नहीं कर लिया? अंकल ने मुझे सूनी आंखों से फीकी मुस्कान लिए देखा। मैं अपने ही पर्सन पर शर्मिंदा हो उठा। मुझे अपने ओछेपन और मक्कारी पर इतनी शर्म आ रही थी कि क्या बताऊं। जिस आदमी को मैं घर से बेघर करने आया था वो बुढ़ापे में बैठा मुझे पंखा झेल रहा था। उसकी बीवी मुझे अपने मुंह का निवाला दे रही थी, मेरे पैर मल रही थी। मैं कहाँ डूब मरूं। कितने अरमान थे मेरी माँ के कि मैं वकील बनकर गरीब को न्याय दिलवाऊंगा। जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनकी पैरवी करूंगा, पर लालच के दलदल में गिरने के बाद मैं उसमें दस्ता ही चला गया। अंकल की फीकी मुस्कान ने जैसे मुझे आईना दिखा दिया। सच ही तो है, जब तक मुझ जैसे पैसों पर बिकने वाले वकील इस समाज में रहेंगे कोई भी सच्चा आदमी न्याय नहीं पा सकेगा। मेरी तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर लग रही थी। मैं पता नहीं कब सो गया। जब उठा तो शाम हो चुकी थी। अंकल आंटी से कुछ कह रहे थे। मैंने पलंग से उठकर उन दोनों के पैर छुए और कहा, मैं फिर आऊँगा। अंकल ये सुनकर गदगद हो उठे और मुझे गले से लगा लिया। गली के मोड़ से मैंने देखा कि वो दोनों दरवाजे पर खड़े मुझे ही देख रहे थे। हजारों लोगों से मिला, पर आज तक निस्वार्थ भाव से किसी ने भी मुझे ऐसा अपनापन और प्यार नहीं दिया। रास्ते भर मेरे मन में हजारों सवाल जवाब चल रहे थे। मैं कब घर पहुंचा मुझे पता ही नहीं चला। शाम को शर्मा जी का फ़ोन आया और वे खिलखिलाकर हंसते हुए बोले, तुम्हारे घर में 10 मिनट में 50 लाख रुपए पहुंचा रहा हूं। मिलने के बाद फ़ोन कर देना। और ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। करीब 15 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी और मेरे नौकर ने मेरे कमरे में मुझे एक पैकेट लाकर थमा दिया। मैंने शर्मा जी को फ़ोन किया। शर्मा जी फ़ोन उठाते ही तुरंत बोले, हाँ तो कब तक मकान खाली करवा रहे हो? मैंने गुस्से से कहा, उस घर के आप दुगने पैसे ले चुके हो और अब अगर उस मकान पर नज़र भी डाली तो आपके सारे काले कारनामों का चिट्ठा मेरे पास है, जिसमें से आधा मैंने अपने दोस्तों के यहाँ रखवाया हुआ है। ये 50 लाख जिनके हैं उन्हीं के पास वापस जा रहे हैं
और उस मकान को तो तुरंत भूल जाइए। शर्मा जी ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन काट दिया और मैं पैकेट लेकर अंकल के घर की ओर चल दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।